हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश की। और आज हम इसमें जानेंगे कि बेसिक इंग्लिश में इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश आगे कैसे बढ़ी, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, या फिर उन लेटर्स की जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं इंग्लिश में, उनका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये तो सभी को पता है। कोई भी भाषा बनती है तो उसमें लेटर्स आते हैं, लेकिन लेटर्स से पहले दोस्तों उसके साउंड्स आते हैं। तो इसी प्रकार इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जब बनी तो उसमें पहले साउंड्स आए, साउंड के बाद फिर लेटर बने, लेटर के बाद वर्ड्स बने, वर्ड से फिर फ्रेजेस बने, और फ्रेज से फिर सेंटेंस बने। अब दोस्तों, हम इनको जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, मैंने पीछे की वीडियो में भी आपको बताया है कि लैंग्वेज, हम अपनी बात को जिस माध्यम से किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं वह माध्यम ही लैंग्वेज, भाषा कहलाता है। अब लैंग्वेज में साउंड बने, साउंड मतलब जो हमारे लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, उनको साउंड दिया गया, उनके जो साउंड है उन्हीं को साउंड कहते हैं। अब हम देखते हैं लेटर। लेटर क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और उस वर्णमाला में उस लैंग्वेज से संबंधित लेटर्स दिए होते हैं जो उस लैंग्वेज को जोड़ के बनाते हैं। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी एक अल्फाबेट होता है जिसमें 26 लेटर होते हैं, और उनमें जो लेटर को जोड़ के हम वर्ड, उसके बाद फ्रेजेस, फिर सेंटेंस बनाते हैं, वो लेटर से ही बनाते हैं। तो ये लेटर होते हैं। लेटर से फिर बनते हैं वर्ड। वर्ड वर्ड क्या है दोस्तों? लेटर्स का एक ग्रुप या अक्षरों से मिलकर बनने वाला एक ग्रुप जिसका एक अर्थ निकले वह वर्ड कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ कैट, तो कैट CAT, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है कैट, और कैट का अर्थ निकलता है बिल्ली। इसी प्रकार मैं कहूँ DOG डॉग, तो 3 अक्षरों से मिलकर ये डॉग बना और इसका अर्थ निकला डॉग मीन्स कुत्ता। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ बुक, तो बुक भी 4 अक्षरों से मिलकर बना है और इसका अर्थ निकलता है किताब। तो इस प्रकार जब लेटरों को एक इकट्ठा करके, एकजुट करके जो उनका सही अर्थ निकलता है तो वो शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार वर्ड से बनते हैं फ्रेज। अब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जिससे कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसे मैं कहूँ इन द एयर, फार एंड नियर, तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इन मेरे फ्रेजेस में इन द एयर, इसका कुछ अर्थ तो है, लेकिन ये इससे पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे फ्रेजेस बनते हैं जो शब्दों को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रेजेस से बनते हैं दोस्तों सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस दोस्तों वाक्य। हम कोई भी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई हमसे कुछ कहता है, तो वो सेंटेंस में ही हम बात करते हैं, वाक्यों में। शब्दों को या फ्रेजों को जोड़कर जो हम वर्ड्स या फ्रेज को जोड़ जोड़ के हम सेंटेंस को बनाते हैं। कहने का मतलब शब्दों को जोड़कर बनाया गया एक ऐसा वाक्य जिसका हमें पूर्ण अर्थ समझ में आता है, सेंटेंस कहलाता है। अब दोस्तों, सेंटेंस देखा जाए तो सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है सेंटेंस का टाइप सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ऐसे ही प्रेडिकेट के अगर पार्ट देखें तो प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हालांकि दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अल्फाबेट का इंग्लिश में क्या यूज है, किस तरीके से वो काम करती है। उस पर हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे, किसी दिन नई वीडियो बनाएंगे सेंटेंस पे। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है अल्फाबेट। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई पूछता है कि अल्फाबेट कितने हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम लेटर्स को अल्फाबेट समझ बैठते हैं और हम कह देते हैं 26। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट 26 नहीं, अल्फाबेट एक ही है इंग्लिश में। अल्फाबेट का दरअसल मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि कोई भी लैंग्वेज जब बनती है तो उस लैंग्वेज को बनने के लिए उसके कुछ लेटर होते हैं, तो उन लेटर से जो मिलकर एक समूह बनता है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है हमारी, तो हिंदी भाषा में देखा जाए
तो जो अल्फ़ाबेट हैं, जो उसकी वर्णमाला है, उसमें 52 के आसपास वर्ड हैं। अब उनमें शायद 3 वर्ड कम हो गए हैं, अभी इस समय 49 लेटर्स हैं। तो वो लेटर्स जो 49 है, उन लेटर्स को जब इकट्ठा करके देखा जाए तो वही एक वर्णमाला है, वो एक अल्फ़ाबेट है। इसी प्रकार इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इस अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब दोस्तों, हमें पता है कि जब हम किसी शब्द में एस लगा देते हैं, किसी वर्ड में एस लगा देते हैं या किसी नाउन में एस लगा देते हैं, तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ अल्फ़ाबेट में अगर एस लगा दूँ, तो क्या ये वर्णमालाएँ हो जाएँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में जो एस लगने के बाद प्लूरल तो बनते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग उनकी चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम देखें, अगर अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, लेकिन अल्फ़ाबेट्स का मतलब वर्णमालाएँ नहीं निकलेगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाएगा फिर यहाँ पे भाषाएँ, मतलब बहुत सारी भाषाएँ। तो आप ये समझ लीजिए कि अल्फ़ाबेट में जब हम एस लगाते हैं तो वो वर्णमाला नहीं, वो भाषाएँ हो जाती है। जैसे आपको हम समझाएँ, यदि हम यहाँ पे आपको लिख दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें गुड। अब गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। गुड मीन्स एक तो होता है अच्छा। अब अगर इसमें हम एस लगा दें तो क्या बहुत अच्छा? नहीं। अब ये गुड्स में सामान हो गया। सामान मतलब वस्तु। इस प्रकार से अर्थ चेंज हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली। अगर मैं कहूँ ही एब्यूज मी, वह मुझे गाली देता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि वो मुझे गाली दे रहा है। एब्यूज का मतलब गाली निकल रहा है। लेकिन अगर किसी भी वाक्य में एब्यूज में एस लगी है, जैसे मैं यहाँ कह दूं देयर आर मैनी एब्यूसेस, देयर आर मैनी एब्यूसेस इन आवर सोसाइटी, तो क्या इस सेंटेंस में एब्यूसेस बहुत सारी गालियां? नहीं, यहाँ बहुत सारी गालियां नहीं, यहाँ एब्यूसेस का मतलब कुरीतियां, कि हमारे समाज में कितनी कुरीतियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो एब्यूसेस का मतलब कुरीतियां निकलेगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट में जब एस लग जाता है तो वर्णमालाएं नहीं, तो वो भाषाएं हो जाती हैं। तो अब हम समझते हैं अल्फाबेट को। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे बॉक्स, और इस बॉक्स में देख रहे होंगे आप 26 लेटर लिखे हुए हैं। मोस्टली लोग सभी जानते हैं इनको। ये भी जानते हैं सभी लोग कि ये जो 5 लेटर होते हैं, इनको हम वोवेल कहते हैं, और ये 5 होते हैं। वोवेल हमारे 5, मतलब 5 वोवेल्स होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे होते हैं बचे हुए 21, मतलब 21। सबसे पहले मैं इसको रफ करूंगा। उसके बाद अब ये जो 21 हमारे लेटर बचे हुए हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब दोस्तों, ये तो सबको पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनमें 2 वर्ड, एक W और एक Y, ये 2 लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, ये लेटर कॉन्सोनेंट तो होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ये सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल। अब आप सोचेंगे कि सेमी वॉवेल क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेमी वॉवेल। सबसे पहले हम समझते हैं सेमी वॉवेल क्या होते हैं। दोस्तों, सेमी वॉवेल 2 ही लेटर होते हैं, एक W और एक Y, ठीक है। तो सेमी वॉवेल 2 ही होते हैं, W और Y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेमी वॉवेल क्या है। तो दोस्तों, W और Y ऐसे लेटर हैं जिनका गुण वॉवेल होता है, लेकिन उनका काम कॉन्सोनेंट होता है। समझ गए होंगे आप कि जिनका जो गुण यानी क्वालिटी है वो वॉवेल होता है, और जिनका जो फंक्शन है, कार्य है, वो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे अब इसको 2 प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं। इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट ये होता है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे डाला पॉइंट नंबर 1, जैसे कि ये W और Y 2 हमारे सेमी वॉवेल हैं, तो सेमी वॉवेल W और Y, इसका पहला पॉइंट होता है कि W और Y जब किसी वर्ड के अंत में या बीच में आते हैं तो वह वॉवेल का काम करते हैं, वॉवेल की ध्वनि प्रदान करते हैं, वॉवेल की
साउंड देते हैं। जैसे मान लो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया VAVY बेबी, ठीक है, और मैंने दूसरा लिख दिया TWO2। अब आप इस शब्द को पढ़िए बेबी, ये लिखा हुआ है बेबी। इसमें जो वाई है वो अंत में है इस शब्द के। क्या वाई आई की आवाज नहीं दे रहा है? वाई कॉन्सोनेंट तो है, वाई कॉन्सोनेंट तो है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉवेल वो होते हैं जो अपना साउंड स्वयं में रखते हैं, जिनका साउंड स्वयं का होता है, और वॉवेल वो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं वॉवेल के साउंड से मिलकर के ये बनते हैं, इसीलिए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बेबी में जो वाई है, आप वाई को बोलेंगे तो वाई में लास्ट में आप देखेंगे आई की आवाज आ रही है, तो ये आई की आवाज आ रही है और आई होती है हमारी वॉवेल, तो इसलिए ये हमारा बीच में आए या लास्ट में आए, ठीक है, तो ये हमारा वॉवेल होता है। इसी प्रकार टू में आप देखेंगे डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जो है ये क्या है? डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, लेकिन डब्ल्यू आप इसमें लास्ट में देखेंगे यू की आवाज आ रही है, और यू हमारा क्या होता है? वॉवेल, तो इसलिए ये भी हमारा वॉवेल का काम करता है। जब भी ये दो लेटर W और Y किसी भी वर्ड के लास्ट में या बीच में होंगे तो वो वॉवेल का कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं दोस्तों कि W और Y जब किसी शब्द के शुरू में आते हैं, जब किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो वो अपना अस्तित्व दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया वॉर, WAR वॉर, और दूसरा लिख दिया YELLOW येलो। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वॉर में क्या होता है? युद्ध, और येलो में क्या होता है? पीला रंग। कलर्स नेम आप जानते होंगे। तो वॉर में आप W जो देख रहे हैं, W का एक अस्तित्व है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसका उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। इसी प्रकार वाई का भी अपना एक अस्तित्व है, और वाई जो है यहाँ पे वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो इसका है वो कॉन्सोनेंट की तरह है, उच्चारण, इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द के लास्ट में या बीच में आते हैं तो वो वॉवेल का साउंड देते हैं, और यदि ये डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो वो कॉन्सोनेंट का यूज करते हैं। इसलिए होते तो कॉन्सोनेंट ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये वॉवेल का साउंड दे देते हैं इस प्रकार, इसलिए इन्हें हम सेमी वॉवेल कहते हैं। तो आप इनको समझ चुकेंगे। अब हम बात करते हैं वॉवेल की और कॉन्सोनेंट की। दोस्तों वॉवेल 5 होते हैं, लेकिन क्या ये 5 वॉवेल मतलब 5 वॉवेल हैं, क्या ये 5 साउंड ही देते हैं? नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 5 वॉवेल होते हैं इनके कुल 20 साउंड्स होते हैं। ये कितने? 20 साउंड देते हैं, मतलब 5 वॉवेल से 20 प्रकार के साउंड निकलते हैं, 20 टाइप्स ऑफ साउंड, और इन साउंड को ही हम वोकल साउंड भी कहते हैं। इन साउंड को ही हम वोकल साउंड भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे पहले रफ करेंगे इसको थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझाते हैं भी। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पे रह जाते हैं 21 लेटर। अब हम देखते हैं कि ये 21 जो लेटर हैं ये कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इनके जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे हमारे वॉवेल 5 होते हैं वो 20 साउंड्स देते हैं, इसी प्रकार जो 21 हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं उनसे टोटल कुल मिलाकर के 24 साउंड्स निकलते हैं। मतलब ये 21 जो लेटर हैं वो 24 टाइप्स के साउंड देते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि टोटल, अगर टोटल देखा जाए तो हमारे वॉवेल कितने साउंड देते हैं? 20, और हमारे प्लस का कॉन्सोनेंट कितने साउंड देते हैं? 24। तो टोटल जो हमारे लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में, और उनके साउंड कितने होते हैं? 44। कुल मिलाकर ये 44 साउंड्स देते हैं जो 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। अब दोस्तों बात आती है, हम समझने की कोशिश करते हैं, हम इसमें आपको आर्टिकल भी नहीं बता रहे हैं इस टॉपिक में, आर्टिकल पे भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट कहीं कहीं पे जितना जरूरत है उतना हम समझते हैं कि एक्चुअल में वोकल साउंड इन्हें क्यों कहते हैं और इनको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों वोकल साउंड को हम समझते हैं पहले वॉवेल को।
दरअसल होता क्या है, हम कोई भी शब्द कहते हैं तो उसके लिए हम हमारे अंदर स्टमक से एक एयर आती है। कुछ भी आप कहने की कोशिश करिए तो आप एयर आएगी, और एयर का यहाँ से कंठ, इसे हम गला जो हमारा, इसे कंठ कहते हैं, इससे हमारे एयर का फ्लो होता है। तो उस फ्लो के थ्रू ही हमारे साउंड बाहर आते हैं। तो जितने भी ये जो वॉवल में 20 साउंड्स हैं, ये 20 साउंड्स हमारे इस कंठ के थ्रू निकलते हैं, इसलिए इनको वोकल साउंड कहा जाता है। और इनमें किसी भी पार्ट का, बॉडी के किसी भी अन्य पार्ट का यूज नहीं होता है। जैसे अब ये समझ में आएगा अभी आपको जब हम कॉन्सोनेंट समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में मैंने लिखा यहाँ बॉय, तो आप देखेंगे हमने बॉय कहा तो बॉय का आवाज भी तो कंठ से आया, ठीक है, जैसे वोकल में आता है। कॉन्सोनेंट में मतलब साउंड यहीं से आया, लेकिन आप देखेंगे मैं कहूंगा बॉय, तो बॉय में कहीं ना कहीं मेरे लिप्स भी काम कर रहे हैं, मेरी टंग भी काम कर रही है, मेरे टीथ भी काम कर रहे हैं। तो ये मेरे बॉडी के और पार्ट्स भी, मतलब वोकल साउंड के अलावा और भी पार्ट्स भी मेरे काम कर रहे हैं। तो जब पार्ट्स और काम करने लग जाते हैं वोकल साउंड के साथ साथ, तो फिर वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड कहलाने लगते हैं। ऐसे ही वोकल साउंड अगर आप देखेंगे तो वोकल साउंड में केवल हमारे कंठ से जो आवाज है निकलती है, जैसे मैं कहूं ए, अ, अ, इसमें केवल हमारे यहां से कंठ से आवाज आई अ, ई, आई, ओ, यू, इस प्रकार से। अब हम अगर देखें कि ये कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है, कि हम यहाँ ए लगाएं या एन लगाएं, यहाँ हम ए लगाएं या एन लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वोकल साउंड जो होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं, मतलब 5 वॉबल होते हैं, 5 वॉबल्स होते हैं, और वो 20 टाइप्स के साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 20 टाइप्स के हमारे साउंड्स हैं उनके आगे हम एन का यूज करते हैं, उनके आगे हम एन का यूज करते हैं, क्योंकि वो केवल वोकल से हमारे मतलब कंठ से आ रहे हैं, उनमें बॉडी का कोई और पार्ट काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट में हमारे वोकल के साथ साथ हमारे और पार्ट भी काम करते हैं, जैसे कि ये मशीनरी है यहाँ पे, इसी से हम क्या हम मुंह बंद करें तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, मुंह को तो चलाना पड़ेगा। तो लिप्स हो गए, टीथ हो गए, टंग हो गए, तो ये भी हमारे साथ साथ काम करते हैं वोकल के साथ, इसलिए ये कॉन्सोनेंट होते हैं। और इनके आगे हम ए का यूज करते हैं, इनके आगे हम ए का यूज करते हैं, और इनके आगे हम एन का यूज करते हैं। अब हम आपको एक या दो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहां लिखा यू। अब यू से क्या होता है, एक तो होता है यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। एक होता है यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों आप देखेंगे जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पूरा, लेकिन अर्थ निकलेगा पहले लेटर से। पढ़ेंगे पूरा और समझेंगे पहले लेटर से। जैसे यहाँ आप देखेंगे अम्ब्रेला, जो यू का सेंस है, जो यू का प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो हमारा वोकल से साउंड आया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एन का। और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, वोकल के साथ साथ हमारे लिप्स, टीथ, टंग, तीनों ही मतलब बॉडी के और भी पार्ट काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ए का। तो आप इस प्रकार समझ चुके होंगे कि जहां वोकल साउंड आएगा वहां हम एन का यूज करते हैं, जहां हमारा वोकल साउंड के साथ साथ बॉडी का कोई और भी पार्ट कार्य करेगा वहां हम ए का यूज करेंगे। हालांकि हम आज आपके लिए कोई आर्टिकल का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, बट हम उतना ही समझा रहे हैं जितना जरूरत पड़ जाती है या जरूरत रहती है। इसी प्रकार हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे एच लिखा दोस्तों मैंने। अब एच फॉर क्या होता है, एच ओ यू आर, आर मतलब घंटे, तो इसको हम आर पढ़ते हैं, हावर नहीं, बहुत से लोग हार पढ़ते हैं, आर। और एक इसका यूज हम करते हैं हॉर्स, हम यहाँ पे ले लेते हैं एच ओ आर एस ई, हॉर्स। अब आप इसमें देखिए दोस्तों, एच फॉर आर, 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 केवल हमारा वोकल से साउंड आ रही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे पूरा लेकिन समझेंगे फर्स्ट लेटर से, पढ़ेंगे पूरा और समझेंगे फर्स्ट लेटर से। तो यहाँ क्या आया,
आर। तो जब यहाँ आर आया यानी वोकल साउंड, तो यहाँ यूज करेंगे हम एन का। और यहाँ क्या, हॉर्स, हॉर्स मतलब वोकल के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं टंग, लिप्स या टीथ, या आप हॉर्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्टमक से हमारा एयर का फ्लो ऊपर को आएगा, तो स्टमक हमारा मतलब थोड़ा सा मूव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ए करेंगे, क्योंकि हमारा वोकल के साथ साथ कोई ना कोई पार्ट बॉडी का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम यू देखते हैं एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज ए एस, दूसरा है दिस इज एन एस। दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि एक ही सेंटेंस है और इसका अर्थ भी सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो मुझे डेफिनेटली बिलीव है कि आप बता देंगे कि ये वाला सही है। सही है क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ वॉवेल है और वॉवेल से पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है, यहां हम क्यों नहीं लगा रहे हैं एन। तो समझिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, साइंस कहती है कि जब हम किसी भी कार्य को सेम फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो उसके ब्रोकेज होने का डर रहता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक फ्रीक्वेंसी, समान फ्रीक्वेंसी पे बहुत तेजी से बोलते चले जाएं 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, तो आप देखेंगे हमारा गला बैठना शुरू कर देता है और गले की आवाज जो है डाउन होती चली जाती है, दिक्कत होने लगती है। या कभी कभी आप देखते हैं कि जब भी कभी कोई किसी से हम लोगों में झगड़ा हो जाता है तो हम चीखते चले जाते हैं, क्योंकि हम समान फ्रीक्वेंसी पे बहुत देर तक बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वोकल साउंड है, जो गला है, वो दिक्कत में आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि समान फ्रीक्वेंसी पे जो लोग ज्यादा समय तक बात करते रहते हैं उनके लिए आने वाले समय में थ्रोट कैंसर का खतरा भी होता है, क्योंकि थ्रोट कैंसर का कारण यही है समान फ्रीक्वेंसी पे अधिक देर तक एक समान कार्य करना। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है, ये क्या है, मतलब ए या आ, ये क्या है? ये आपको पता ही है, ये वोकल साउंड हो गया हमारा, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये भी वोकल साउंड हो गया, ये दोनों वोकल साउंड हो गए। दोस्तों कभी भी दोनों वोकल साउंड एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो इसका आप पढ़ के देखिए, बड़ा अजीब सा आएगा, दिस इज अ अस, दिस इज अ अस, मतलब एक अजीब सा समझ में आएगा। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या है, ए हमारा वोकल साउंड, और ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, और यहाँ फिर क्या है, ये हमारा वोकल साउंड। अब दोस्तों एन का यूज क्यों है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। एन का यूज हम इसलिए करते हैं किसी भी वोकल साउंड से पहले कि हमें जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के समय जो उसका अर्थ निकलता है वो गलत ना हो, मतलब समझ में आसानी से आए, उसका सही अर्थ निकले। जैसे दिस इज एन अस, यानी जो एन है बीच में एक कॉन्सोनेंट डाल दिया, कॉन्सोनेंट साउंड, इससे क्या होता है, एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है, एन अस, वहां दिस इज अ अस। तो इसलिए कभी भी यहाँ ए का यूज नहीं होता है। ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का कार्य करता है, इसलिए हम यहाँ एन का यूज करते हैं किसी भी। और सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसमें समझने वाली बात ये कि कभी भी दो वोकल साउंड एक साथ नहीं हो सकते, हमेशा आपको वहां एन का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम वहां एन का यूज करते हैं, क्योंकि एन कॉन्सोनेंट साउंड होता है और ये एक रिफ्रेशमेंट का कार्य करता है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे शुरुआत हुई, और इंग्लिश में अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसका क्या यूज है। दोस्तों अल्फाबेट एक ही है, अल्फाबेट 26 नहीं है, वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो वीडियो होंगे वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।